हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं यूपी पुलिस, यूपी टेट और अन्य एग्जामों के लिए हिंदी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है साथियों समास। और आज तक इस समास टॉपिक को आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, लेकिन साथियों आज मैं ऐसी ट्रिक से समास पढ़ाऊंगा साथियों कि आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। और इससे साथियों समाज से हर पेपर में कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस समाज को हम देखते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो समास का शाब्दिक अर्थ साथियों संक्षेप होता है, या इसी को हम संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। अब बात करते हैं कि हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं, और मैं एक ऐसी ट्रिक से आपको बताता हूं कि जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और साथियों मैंने एक ऐसी ट्रिक बनाई है। अब ये ट्रिक है अब कत दद्दा से। जब साथियों आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप ये ध्यान से सुनना, आपके दद्दा से कह दिया जाएगा। तो अब कत दद्दा से, तो आ का मतलब हो गया साथियों जिसको हम अव्ययी भाव समास बोलेंगे, और बा का मतलब हो गया आपका बहुविप्रिय समास बोलेंगे, और का का साथियों कर्मधार समास, और ता का मतलब हो गया तत्पुरुष समास साथियों, और दा का अर्थ हो गया द्वंद्व समास साथियों, और अगले दा का हो गया साथियों द्विगु समास। तो शायद आप समझ गए होंगे जो आपकी ट्रिक है अब कत दद्दा से। साथियों पूरे YouTube पर आपको ऐसी ट्रिक प्राप्त नहीं होगी जो हम आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे समास पढ़ा रहे हैं। तो आपकी ट्रिक है अब कत दद्दा से। अब साथियों आपको समझना है कि समास हिंदी में कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। अब प्रत्येक समास के अंदर 2 चीजें होती हैं साथियों, एक होता है उत्तर पद और दूसरा होता है साथियों पूर्व पद। पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब है कि आगे वाला पद, और उत्तर पद का मतलब है साथियों पीछे वाला पद। पीछे वाला पद। तो प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं साथियों, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। इसी प्रकार सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो यहां से सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास का साथियों ये लिखा है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु का साथियों उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद प्रधान होता है। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा समास है साथियों जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ऐसा समास आपका है द्वंद्व समास होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। एक अगला है ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिसको हम बहुविप्रिय समास बोलते हैं। अब बात आती है साथियों, पहला हम आपको समझाते हैं। पहला जो आपका अव्ययी भाव समास है, इसको हम पहले समझाते हैं। अव्ययी भाव समास जब भी साथियों जब आ जाए तो आप इसको कैसे पहचानेंगे। किसी भी शब्द के आगे या समास के आगे जब बड़ा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए, यथा आ जाए, हाथ आ जाए, और ये जब आगे लगे हो तो साथियों आप समझ जाना कि आपका ये द्विगु समास, सॉरी आपका अव्ययी भाव समास है। जैसे हम उदाहरण की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं साथियों जैसे लिखा है आ जन्म। अब आ जन्म लिखा है, अब आ जन्म लिखा है तो इसमें जन्म से पहले कौन आया है, आ आया है, और जब आया है तो साथियों कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे हम आपसे लेंगे अनुसरण, ये लिखा है अनुसरण, तो शरण से पहले क्या लगा है, अनु लगा है, तो साथियों कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे हम आपसे कहेंगे प्रति या प्रतिदिन, अब आपसे पूछा जाएगा साथियों कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो दिन के आगे प्रति लगा है, और जो प्रति लगा है तो साथियों ये भी आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। हम आपसे कहेंगे यथा संभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो जो यथा संभव लिखा है, और यथा संभव में आप देखेंगे जो यथा लिखा है वो भी साथियों आपका कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। या कभी कभी हम आपसे कहेंगे हाथों हाथों, उसका बहुत सम्मान किया गया हाथों हाथों, तो साथियों जो हाथों हाथों जो आया है वे भी साथियों आपका कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो आपको समझना है ऐसा समास जिसके आगे बड़ा अनु, प्रति, भर, यत और हाथों हाथों ऐसे शब्द यदि लगे हो तो साथियों वो अव्ययी भाव समास होता है। अगला समास हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो समास है उस समास का नाम है साथियों, अगला समास हम समझेंगे द्वंद्व समास, दूसरा प्रकार का। तो दूसरा प्रकार का जो समास है इसको हम द्वंद्व समास कहेंगे, और इसको भी हम साथियों समझने का प्रयास करेंगे, द्वंद्व समास।
अब ये द्वंद्व समास जो लिखा है, तो द्वंद्व समास में आपको समझना है कि ऐसा समास जिस दोनों समासों के मध्य में, दोनों समास के मध्य में आपका एक चिन्ह होता है जिसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका तो इसकी पहचान है कि इन दोनों के मध्य में एक योजक चिन्ह लगा होगा, और दूसरी बात ये एक दूसरे के विपरीत भी दिखाई देंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम आपसे कहेंगे माता, और यहाँ चिन्ह लगा है योजक, और लिख देंगे पिता। तो आप देखेंगे माता का अपोजिट पिता भी है और इसके बीच में योजक चिन्ह भी लगा है, तो ये साथियों कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। इसी प्रकार हम और देखते हैं, जैसे हम कहेंगे पाप और चिन्ह योजक लगाएंगे और लिख देंगे पुण्य, तो ये भी साथियों आप देखेंगे कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। सपोज हम आपसे कहेंगे लाभ और यही कहेंगे हानि, ये भी साथियों आपका कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। हम आपसे कहेंगे राजा और यहाँ लगा देंगे प्रजा, तो ये भी साथियों कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसी प्रकार आप दूसरा समास समझ चुके होंगे। तीसरा समास जब हम देखेंगे, तीसरे समास को साथियों हम बोलते हैं, ये तीसरा जो हमारा समास है ये हमारा है द्विगु समास। अब द्विगु समास की जब भी हम बात करेंगे तो द्विगु समास वह समास होता है, ऐसे समास जिसके आगे वाले पद में, आगे वाले पद मतलब पूर्व वाले पद में संख्यावाचक हो, और संख्यावाचक इसके पूर्व वाला पद कैसा हो साथियों? संख्यावाचक हो। ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। हम देखते हैं इसके उदाहरण देखते हैं साथियों कि आपके द्विगु समास का उदाहरण क्या होगा। जैसे तीसरे समास या हम इसके द्विगु समास का जो उदाहरण होगा वो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ लिखा है दोपहर, दोपहर लिखा है। तो आप ये देखेंगे जो पहर है इसके आगे कितना लगा है? 2 लगा है, और जब 2 लगा है तो इसमें 2 पहर हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे हम आपसे कहेंगे पंचवटी, पंचवटी 5 मणियों का, तो 5 लगा है, तो पंच लगा है, तो पंच लगा है, तो ये साथियों कौन सा हो जाएगा? आपका द्विगु समास। अगला जैसे हम आपसे कहेंगे चौराहा, चौराहा, तो जो चौराहा में कितनी राहें हैं? 4 राहें, तो ये भी कौन हो जाएगा? आपका द्विगु समास। हम साथियों आपसे कहेंगे नवरात्रि, नवरात्रि, तो रात्रि में कितनी है? 9, आगे 9 लगा है, तो ये भी कौन हो जाएगा साथियों? द्विगु समास। और भी आप उठा के ले सकते हैं, जैसे हम ये सप्तऋषि, तो सप्तऋषि में भी साथियों आप देखेंगे आगे 7 लगा है, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो शायद साथियों आप समझ पा रहे होंगे। अगला जो आपका समास होगा, अगला समास होगा आपका जो चौथा होगा, वो चौथा है आपका तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की जब भी हम बात करेंगे तो तत्पुरुष समास क्या होता है कि इसमें विभक्ति होती है, और जब भी हम इसमें विभक्तियों का लोप होता है, जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो इसमें विभक्ति निकल के आती है। तो हम इसकी उदाहरण देखते हैं, इनको हम कैसे समझेंगे। जैसे आपका ये लिखा है तत्पुरुष समास में हमेशा ध्यान से सुनना साथियों, विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे ये लिखा है करुणापूर्ण, अब ये लिखा है करुणापूर्ण, तो इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो करुणा से पूर्ण, तो इसमें जो लिखा है वो कौन सा है? से, कारक से आ गया, करुणा से, तो करुणा से पूर्ण है अर्थात वह दुख से भरा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? जो से है वो छिपा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे हम आपसे कहेंगे शोकग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त है, कैसे ग्रस्त है? उसके यहाँ कोई घटना घट चुकी है तो वो शोक से ग्रस्त है, तो यहाँ पर भी से आ गया, तो ये भी होगा। हम कहेंगे राजपुत्र, तो राजपुत्र का मतलब है साथियों राजा का पुत्र, तो राजा का, तो जो का आ गया ये छिपा था, तो ये हो गया राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसको भी हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। अगला होता है गौशाला, तो गौशाला का साथियों अर्थ होगा गौ में शाला, या गौ के लिए शाला, तो गाय के लिए जो शाला बनाई जाती है उसको क्या कहेंगे? गौशाला। तो साथियों आप तत्पुरुष समास भी समझ चुके होंगे। अगला जो हमारा समास होगा पांचवा, और पांचवा समास साथियों होता है हमारा कर्मधार समास। तो ये कर्मधार जो समास है साथियों, इसको हमें समझना है। ये भी आपसे बहुत ज्यादा पेपर में सारे समासों से सवाल पूछे जाते हैं। कर्मधार की बात की जाए साथियों, कि ऐसा समास जब किसी से किसी व्यक्ति या वस्तु की उपमा दी जाए, या किसी के बारे में बताया जाए, किसी से तुलना की जाए, तो ऐसे समास को हम कर्मधार समास कहते हैं। जैसे हमने आपसे कहा था, ये एग्जाम्पल में लिखा है चरण कमल, और चरण कमल में लिखा है चरण कमल, उसके जो कमल के
कमल के समान कैसे है, चरण है साथियों उसके, कमल के अनुसार या कमल के समान कैसे चरण है, तो हमने उसकी जो तुलना की गई है वो कमल से की गई, उसके चरणों की तुलना साथियों किससे की गई है, इससे। अब आपका लिखा है जैसे हमने कहा चंद्रमुख, तो इसमें बताया गया है कि उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है और उसकी तुलना, उसके मुख की तुलना साथियों चंद्रमा से की गई है, चंद्र से की गई है। इसी प्रकार लिखा है मृग नयन, उसकी मृग नयन, तो जो मृग नयन उसकी आंखें हैं वो साथियों मृग के समान है या हिरण के समान है, तो उसकी जो आंखें हैं उनकी तुलना मृग से की गई है। अर्थात एक एग्जांपल और लिखा है नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात नीलाकंठ है, ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे जो नीलकंठ है, नीलाकंठ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे साथियों कर्मधार समास में आएगा। लास्ट में जो आपका एक समास बचता है साथियों वो बचता है आपका बहुविप्रिय समास। ये आपका छठवां आपका है समास बहुविप्रिय समास, और बहुविप्रिय समास से भी साथियों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये छठवां है, इसको हम समझते हैं। बहुविप्रिय समास साथियों वह समास होता है कि जब हम दो व्यक्ति या दो पद तीसरे पद की बारे में चर्चा करें या तीसरे पद के बारे में बताएं, उसे हम क्या कहते हैं बहुविप्रिय समास। और यहाँ लिखा भी है जिसके दोनों पद अप्रधान हो, अर्थात दोनों पद अप्रधान है, अर्थात तीसरे के बारे में जब चर्चा की जाए या तीसरे के बारे में नाम बिना नाम लिए उसका उल्लेख हो जाए उसे हम कहते हैं बहुविप्रिय समास। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं, जैसे हमने कहा लंबोदर, लंबोदर, तो साथियों आप समझ रहे होंगे लंबा है जिसका उदर अर्थात कौन हो गए, गणेश जी हो गए। तो हमने इनका नाम भी नहीं लिया और आप समझ चुके हैं कि लंबा उदर, तो लंबा उदर है जिसका, लंबा है जिसका उदर अर्थात है गणेश जी, तो ये पहला पद है, ये बाद वाला पद है, और ये दोनों पद तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, अर्थात कौन हो जाएंगे, गणेश जी। जैसे हम आपसे और लेंगे पीतांबर, पीतांबर, पीला अंबर, अर्थात कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, जो पीला अंबर धारण करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन से हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। हम जैसे साथियों और कहेंगे चक्रपाणी, चक्रपाणी जो हाथ में चक्र धारण किए हैं साथियों, अर्थात वो कौन है आपके, आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार हमने आपसे कहा दशानंद, जिसकी 10 है आनंद, अर्थात आपके हो जाएंगे साथियों रावण, तो हमने उसका बिना नाम लिए आपने उसके बारे में बता दिया कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ, रावण की। तो ये बहुविप्रिय समास से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दें साथियों इस समास टॉपिक को मैंने बहुत शॉर्ट तरीके में और सटीक जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हिंदी में इसी तरह से हमारे वीडियो आते रहेंगे और ये सारे वीडियो आपके सभी पेपर के लिए उपयोगी होंगे। जैसे आपका टेट, पेट, लेखपाल, यूपी के जितने भी सारे एग्जाम हैं, यूपी पुलिस के सभी में साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग हमारी इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब साथियों जरूर करें।